हे गाइस, एनु बागुस चैनल के टावर गॉड एक्सप्रेस वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमें मिला था एक बहुत बड़ा रिवील रेचल के थ्रू कि कैसे किंग साहब ने किंग बनने के साथ ही 134th फ्लोर के ऊपर टावर में क्लाइम करना बंद करवा दिया। वही रेचल वैंगनान को एक ऑफर देती है जहाँ उसे प्रिंस ऑफ द रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट कह के बुला रही है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि कैसे बैम को गॉड द गार्जियन ट्रेन करने के लिए रेडी हो गए हैं। तो स्टोरी में आगे, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आगे बने रहिए। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे हेल्ड्रेन के अंदर मौसम बदलते जा रहा है क्योंकि वो पहुंच चुके हैं 40 फ्लोर के पास। और हम देखते हैं साची फेकर को जो कि बात कर रहा था कि कैसे यहाँ का वेदर बहुत जल्दी चेंज हो गया है और इसके साथ ही यहाँ का इंटीरियर डिजाइन भी। और ये जो क्रिस्टल शार्ट दिख रहे हैं काफी खतरनाक है क्योंकि एक तरीके की ये सी फिश है जो कि हेल्ड्रेन में ट्रेवल करते सिर्फ ग्रुप्स के अंदर और ये सिर्फ कोल्ड शिनशो के अंदर ही पाए जाते हैं। वही बोरो साची से पूछता है कि आखिर कून कहाँ है। जब साची के थ्रू बोरो और हमें पता लगता है कि कैसे वो इवान के साथ ट्रेनिंग करने लगा है और पूरा दिन उसे बिजी रहता है। शायद इवान को कुछ बहुत ही ऑसम ट्रिक सिखाने वाला है। जब बोरो कहता है कि हम मैम को बहुत टाइम तक नहीं देखने वाले, लेकिन हम स्टेशन के पास हैं, तो ऐसे में क्या उनका यहाँ पे दूर होना सही रहेगा। और वैसे भी हमें हाकिन की चिंता भी करनी है, वो भी अभी इसी ट्रेन पर है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उनके प्लान के अकॉर्डिंग वो तब तक बाहर नहीं आने वाले जब तक फ्लोर डेथ पर नहीं पहुंच जाते। जहाँ साची कहता है लेकिन हमें किसी भी तरीके से अलर्ट रहना चाहिए। और इसके साथ वो ये भी कहता है कि मैंने सोचा था कि हमें कुछ मदद मिल जाएगी, लेकिन कोई भी इसके लिए रेडी नहीं हुआ। ऐसे तो मुझे एक स्काउट के बारे में पता है जो कि 40 फ्लोर पे ही रहता है। वो बहुत ही कमाल का स्काउट है, लेकिन वो यहाँ से कभी नहीं जाता क्योंकि उसका इस ट्रेन से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ हम देखते हैं हेल ट्रेन को जो कि 40 फ्लोर पे जस्ट पहुंचने वाली थी और एक पर्सन ये चीज देख के कहता है कि मेरा टाइम आ चुका है। और हमें दिखाया जाता है 40 फ्लोर का स्टेशन जिसका नाम था मशरूम फार्म। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होके दिखाया जाता है गार्ड ऑफ द गार्जियन को जो कि बैम के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे और काफी ज्यादा इंटेंस फाइटिंग भी। यानी शिनशो अटैक के साथ ही गार्ड ऑफ द गार्जियन बैम को ये समझा रहे थे कि कैसे उसे इस अटैक को यूज करना है, जब बैम को भी ये टेक्निक सही से समझ में नहीं आई थी। वहीं गॉड ऑफ द गार्जियन का ये कहना था कि जिस तरह से तुम कर रहे हो और शिनशो कंट्रोल इसके लिए बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी चीज है जो कि रेगुलर्स करते हैं, लेकिन अगर तुम इसी तरह से चीज को करते रहोगे तो तुम ये स्किल कभी नहीं सीख पाओगे जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। तुम्हें पूरे स्पेस को फील करना होगा, इस शिनशो को फील करना होगा और तब तुम इन सभी चीजों को कंट्रोल कर पाओगे। जिसके साथ ही हम देखते हैं गॉड ऑफ गार्जियन को जो कि बहुत ही स्पेशल तरीके का शिनशो अटैक यूज कर रहा था और ये कह रहा था कि इस टावर के हर फ्लोर पे ऑर्डिनरी रेगुलर जो होते हैं उन्हें शिनशो स्किल यूज करने की अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटर से मिलती है कॉन्ट्रैक्ट करके। लेकिन तुम्हें शायद अब तक समझ आ गया हो कि तुम्हारे पास ये अथॉरिटी शुरुआत से ही है और इसीलिए तुम इस पूरी स्पेस को अपने मन चाहे तरीके से यूज कर सकते हो, क्योंकि ये प्रिविलेज सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो कि दरवाजा खोल के खुद आते हैं टावर के अंदर, यानी कि इरेगुलर। जब बैम इन सभी चीजों को बहुत ही गौर से सुन रहा था, वही गॉड ऑफ गार्जियन कहते हैं अपने अटैक को दिखाते हुए कि तुम्हें चीज समझनी होगी कि अगर तुम शिनशो ब्लैक होल स्पेयर को मास्टर करना चाहते हो तो तुम्हें स्पेस को यूज करना अच्छे से आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हेल ट्रेन को जो कि स्टेशन पे लग चुकी थी और हेल ट्रेन के गेट के ऊपर बोरो और साची खड़े थे जो कि अपनी कुछ पुरानी यादें ताजा कर रहे थे इस स्टेशन को लेकर। जब बोरो कह रहा था कि कैसे उसने अपने लास्ट कुछ ट्रिप्स के अंदर किसी को भी यहाँ से जाते वापस नहीं देखा, जो भी यहाँ पर आया वो कभी लौटा ही नहीं, क्योंकि कोई स्टेशन को छोड़ के नहीं जाना चाहता। जहाँ हम देखते हैं कि स्टेशन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, जहाँ काफी सारे मशरूम्स भी हैं हवा में। वही बोरो कह रहा था कि हमेशा से क्यूरियस था कि आखिर इस दूर से कैसल के अंदर कौन रहता है, जितनी सुंदर जगह है। जब साची उसे बताता है कि मैं स्टेशन पे काफी बार आ चुका हूँ जब मैं लोगों से टिकट चुराता था। जो सुनकर बोरो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उससे पूछता है तो क्या सच में यहाँ पे कोई रहता है। जिस पर साची उसे बताता है क्या बहुत ज्यादा लोग तो नहीं रहते, लेकिन कुछ रेगुलर यहाँ पे सेटल हो रखे हैं। और हमें वो कासल दिखाया जाता है जिसके बाद साची बताता है कि उसके अंदर एक मिस्टीरियस आंखों वाला लड़का रहता है जिससे साची काफी कम टाइम के लिए एक बार मिला था, जो काफी इंटरेस्टिंग है और खुद को पेंटर बुलाता है। इस लड़के ने साची को बताया था कि कैसे उसे नॉइज बिल्कुल भी पसंद नहीं और कोई भी सस्पिशियस बंदा अगर यहाँ पर आता है तो उसे पहले डिटेक्ट कर लेता है और उससे फाइट करके उसे हरा देता है। साची ये भी कहता है कि ऐसी रिमार्केबल एबिलिटीज होने के साथ उसका यहाँ पे रहने का तरीका वेस्ट है। लेकिन जब लास्ट टाइम साची यहाँ पे मिला था तो उसने उसे बताया था कि वो किसी के लिए वेट कर रहा है यहाँ पर और शायद वो उसे मिले भी इस बार। जब बोरो जब इन सब बातों में सुनता है तो कहता है कितना रोमांटिक पेंटर है ये जो हेल ट्रेन स्टेशन पे रहता है। पक्का इस टावर के अंदर बहुत ही अनयूजुअल से पीपल रहते हैं। और तभी ये दोनों नोटिस करते हैं कि कोई वहाँ से आ रहा है, जिसे देखकर साची भी शॉक हो गया था क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल था। लेकिन वो पहचान जाता है कि जो सामने से आ रहा है वो है हॉकनी और हम पहली बार देखते हैं इस मिस्टीरियस एबिलिटी वाले आंखों वाले लड़के को। जहाँ ये नाम सुन के बोरो साची से पूछता है हॉकनी कौन है,
जिसपे साची कहता है जिसके बारे में अभी बता रहा था वही पेंटर जिससे पहले मिला था, ये वही है। वहीं दूसरी तरफ हॉकनी भी हेल्ट्रेन की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। जहाँ बोरो और साची सोच रहे थे कि आखिर यहाँ क्यों आ रहे हैं, और हम देखते हॉकनी को जिसके पास 2 रेगुलर थे, और यहाँ पे दोनों रेगुलर हॉकनी से पूछते हैं कि तुमने एकदम से अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया, आज से पहले तो तुमने कभी भी ये नहीं कहा था कि तुम ट्रेन पर जाओगे। ये रेगुलर हॉकनी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि अगर हॉकनी यहाँ से चला गया तो ये सभी लोग मारे जाएंगे, क्योंकि वो कोई प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे कोई भी आने वाले दुश्मन के लिए बिना हॉकनी की आंखों के। जहाँ दूसरा रेगुलर भी इस बात से सहमत था और हॉकनी से रिक्वेस्ट करता है रुकने की, क्योंकि उसकी रिमार्केबल एबिलिटीज की वजह से ही वो लोग अभी तक प्रिपेयर करके फाइट कर पाते थे किसी भी एनिमी से, और ये जगह काफी ज्यादा पीसफुल थी। जहाँ हॉकनी जब ये बात सुनता है तो इन्हें कहता है कि यहाँ से साइड हो जाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए सब चीजें नहीं कर रहा था, मैं तो शांति से यहाँ पे पेंटिंग करना चाहता था। ऐसे तो मैं भी नहीं चाहता कि मेरी ये पीसफुल लाइफ खत्म हो जाए, लेकिन मेरा जाना बहुत यार जरूरी है, और अगर तुम जबरदस्ती मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो मुझे अपनी पावर का यूज करना पड़ेगा। हम देखते हैं हॉकनी को अपने अटैक का यूज करते हुए, जिसके साथ ही वो इन दोनों को रोक देता है और वहां से आगे चले आता है, जहाँ पे दोनों प्रैक्टिकली गिड़गिड़ा रहे थे हॉकनी को रोकने के लिए, लेकिन हॉकनी इनकी एक नहीं सुनता। वही हेल्ट्रेन के गेट पे साची और बोरे सोच रहे थे कि आखिर हॉकनी इस बार क्यों आ रहा है, क्योंकि वो उसे अपने पास आते देख रहे थे। जहाँ पर जैसे ही हॉकनी हेल्ट्रेन के अंदर आता है, साची उससे पूछता है कि तुम इस बार ट्रेन पर क्यों आए हो। जहाँ हॉकनी जवाब में सिर्फ इतना ही कहता है कि बहुत समय हो गया तुमसे मिले हुए साची फेकर, और क्या तुम अभी भी उस वुमेन को ढूंढ रहे हो उस ट्रेन पे जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। जहाँ साची कहता नहीं, मैं रोइन को नहीं ढूंढ रहा, मेरा एक डिफरेंट पर्पस है इस ट्रेन के ऊपर अब, और एक तरीके से तुम कह सकते हो कि मैंने उसे ढूंढ लिया। इस जवाब को सुन के हॉकनी कहता है काफी अच्छी बात है, और मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे पास अब एक नया पर्पस है। और अब साची दोबारा पूछता है लेकिन तुम ट्रेन पर क्यों आए हो, क्या तुम उस पर्सन से मिल लिए जिसके लिए तुम वेट कर रहे थे। और इससे पहले हॉकनी जवाब देता पीछे से बाकी टीम के मेंबर्स भी आ जाते हैं। जब फाटसू इसको देख के पूछती है कि तो कोई नया टिकटर लग रहा है, क्या ये हमारी तरफ है। जब साची इन लोगों को कहता है कि एक स्काउट है जिसको मैं जानता हूँ और कम से कम हमारा दुश्मन तो नहीं है। जहाँ पे हॉकनी जब इनको देखता है अपने मन में सोचता है काफी ज्यादा स्ट्रेंज लोग हैं, और अब हॉकनी अपने डिवाइस के अंदर एक फोटो दिखाता है और साची से पूछता है क्या तुमने इस पिक्चर को इस ट्रेन पर कहीं देखा है। जब हम भी उस पिक्चर को देख पाते हैं जिसका एक पार्ट मिसिंग था। जब साची इसके बारे में मना कर देता है, बोरो सोचता है कि आखिर ये क्या है। जहाँ हॉकनी कहता है ये एक रेड लाइट है जिसके बारे में मैं काफी समय से वेट कर रहा हूँ। और अब साची थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, उससे कहता है तो तुम जिसका वेट कर रहे थे वो कोई पर्सन नहीं था। जिसमें हॉकनी जवाब देता है मैंने कभी नहीं कहा कि मैं किसी पर्सन से का वेट कर रहा हूँ, ये तो एक पेंटिंग का पार्ट था जो मैंने बहुत पहले बनाया था। ये पेंटिंग मैंने तब बनाई थी जब मैं रेगुलर भी नहीं था, और ये चोरी हो गई, और इसीलिए फिर मैंने टावर में क्लाइम किया ताकि मैं इसे ढूंढ सकूं। और इस प्यारी सी पेंटिंग को ढूंढने के लिए मैं एक रेगुलर बना, क्योंकि इस तरह के आर्ट वर्क को सीक्रेट तरीके से बहुत जगह पर नीलाम किया जाता है जो कि रेगुलर्स के लिए खुला होता है। और रेगुलर बनने के काफी समय बाद ही मैं इस पेंटिंग को ढूंढ पाया था, लेकिन फिर भी इसके अलग अलग पार्ट अलग अलग जगह पे ऑक्शन किए जा रहे थे, जिसमें से टोटल 6 पार्ट थे, जिनमें से काफी सारे पार्ट को मैंने काफी धीरे धीरे करके जमा किया। और इस पेंटिंग का लास्ट पार्ट मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही खरीदा था, जो कि इस हेल ट्रेन के थ्रू किसी पर्सन के मेरे को पहुंचाया जाना था, लेकिन मुझे उसका कांटेक्ट कनेक्शन कुछ समय पहले ही टूट गया। और अभी रिसेंटली मुझे ये भी पता लगा एमिली के थ्रू कि वो लास्ट पीस हेल ट्रेन में कहीं छुपा दिया गया है, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं उसे ढूंढ सकूं, लेकिन मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। और जब तक मैं उस लास्ट पीस को ढूंढ नहीं लेता मैं हेल ट्रेन पर ही रहूंगा, क्योंकि रेड लाइट एक तरीके से मेरी आत्मा है। हम देखते हैं एमिली पे किसी को ये इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए कि हॉकनी यानी कि वो स्काउट इस ट्रेन पर आ चुका है, और हम देखते हैं हाकिन को जो कि यूरा को कह रहा था कि तो समय आ चुका है कि हम उसके पास जाए उसे नेगोशिएट करें। यूरा जवाब में कहती है कि काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता अगर हम अभी उससे मिलने गए तो हमारे साथ क्या होगा, और अभी के लिए हम उसे उन बाकी लोगों के साथ ही घूमने के लिए छोड़ सकते हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बाद में उसे एक स्पाई की तरह भी यूज करने में बहुत सा फायदा उठा सकते हैं। जहाँ के हम काफी सीरियस होकर यूरा से पूछता है कितने सारे लोगों में तुमने उसे ही क्यों चूज किया, क्योंकि तुम कोई भी काम बिना सोचे तो नहीं करती। जिस पे यूरा कहती है कि मुझे एमिली की थोड़ी पता लगा कि वो फ्लोरो डेथ से ही है। जहाँ इसी सेम मूड में हम देखते हैं हॉकनी को, जो कि फार्ट्सो कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो और एक अच्छी मॉडल बन सकती हो, तुम बिल्कुल वीनस की तरह दिखती हो। जो सुनकर फार्ट्सो भी शॉक हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हॉकिन जब ये बात सुनता है कि कैसे हॉकनी फ्लोरो डेथ से ही है तो काफी शॉक हो गया था। जहाँ यूरा बताती है कि वो काफी मुश्किल से फ्लोरो डेथ से बच के निकला था,
और एक रेगुलर बना, लेकिन पता नहीं क्यों वो 40 फ्लोर के ऊपर ही सेटल हो गया, जहाँ पे अगर हम उसका यूज करते हैं तो हमें बता सकता है कि हम फ्लोर डेथ पे कैसे सेफली जा सकते हैं और वो हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। जब हाकिम जब इस बात को सुनता हुआ कहता है अगर उसने ऐसा करने से मना कर दिया फिर, इस पर यूरा हंसते हुए कहती है तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो रिफ्यूज नहीं कर सकता, हमारे पास उसकी सोल है। वही हम वैगनर और मीसिंग को भी देखते हैं जो कि अभी भी ठंड से कांप रहे थे, और मीसिंग जब ये चीज नोटिस करती है तो वैगनर कहती है कि मैं ठीक फील कर रही हूँ, तुम्हें ब्लैंकेट लेना चाहिए। लेकिन वैगनर कहता है कि मैं बिल्कुल सही से ठीक हूँ, मुझे ठंड नहीं लग रही, क्योंकि मैं इस तरह की कोल्ड प्लेस के अंदर ही पैदा हुआ था और ये ठंड तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी सेम टाइम पे वैगनर के दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी जो कि रेचल बोल के गई थी कि कैसे वो उसके साथ ज्वाइन हो जाए और इस टावर को चेंज करने में उसकी मदद करे। और सिर्फ इतना ही नहीं, रेचल ने ये भी कहा था कि अगर वैगनर रेचल का साथ देता है तो कैसानो को मना लेगी ताकि वो होरियान की जिंदगी को बख्श दे। और रेचल के लिए एक तरीके की अपॉलजी भी है क्योंकि उसने उसके एक साथी को मारा। और रेचल ने कैसे वैगनर को समझाने की कोशिश की थी कि जिद्दी बन गया कुछ नहीं हो सकता, जो मर चुका है वो वापस जिंदा नहीं होगा, लेकिन जो भी जिंदा है उसकी जान बचाई जा सकती है अगर वैगनर रेचल का साथ दे दे। और उसको कल तक का टाइम मिला था ये डिसीजन लेने के लिए, और अगर वैगनर डिसीजन लेने में और टाइम लगाता है तो उसका दूसरा दोस्त यानी कि होरियांग भी मर सकता है। और हम देखते प्रेजेंट में जहाँ रेचल वैगनर के सामने आ गई थी और उसे पूछी थी पिछली रात तुम्हें नींद सही से आई या नहीं, जहाँ पे वैगनर और मीसिंग भी अब रेचल को नोटिस करते हैं। वही रेचल कहती है मैं तुमसे अपने कल के ऑफर के बारे में आंसर जानने आई हूँ। जब वैगनर ने कुछ ना कहने पर रेचल उससे पूछती है लगता है तुम यहाँ बात करने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो मैं कहीं और जाके बात करनी चाहिए इस बारे में, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए चाबियां लेकर आई हूँ। जहाँ पर उन लोगों को चाबी दिखाती है जो कि उन जंजीरों की थी जिससे इनको बांध के रखा गया था। जिसके जस्ट बाद वैगनर सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है आखिर तुम करना क्या चाहती हो। और रेचल के पूछने पर वैगनर कहता है मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, तो तुम हमें फ्री क्यों कर रही हो, वैसे ही मैं तुम्हारा एनिमी हूँ और तुमने मेरे दोस्तों की जान ली है। जब रेचल इस बात को सुनती है तो कहती है मुझे कम से कम इतना भरोसा तो तुम्हारे ऊपर करना ही पड़ेगा अगर मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, और वैसे ही मुझे पता है तुम अभी जस्ट मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। जिस पे वैगनर चिल्लाते कहता है तुम मुझे हल्के मत लो, मैं कभी भी तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी तुम्हें मारकर अपने दोस्तों का बदला ले लूं। जो सुनकर रेचल का एक्सप्रेशन कुछ अच्छा नहीं था और इसलिए रेचल अब सीधे पॉइंट पर जाती है और उससे पूछती है तो तुम्हारा आंसर क्या है, वैसे भी मुझे सभी लोग हेट करते हैं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं इससे पहले भी ऐसे इंसान के साथ टावर ऊपर क्लाइंब कर चुकी हूँ जो मुझे मारना चाहता था। जहाँ वो खून की तरफ इशारा कर रही थी वही रेचल वैगनर को समझाते हुए कहती है कि हमेशा से चीजें ऐसी ही रहती हैं, चाहे तुम काफी क्लोज कंपेनियन या दोस्त ना भी हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास म्यूचुअल गोल या फिर सिमिलर इंटरेस्ट है तो तुम एक साथ मिलकर क्लाइंब कर सकते हो टावर में। क्यों मैं सही कह रही हूँ ना। वहीं दूसरी ओर वैगनर अब इन सब बातों को काफी ध्यान से सुन रहा था। रेचल कहती है मैं तो अपना दोस्त नहीं बनाना चाहती और ना ही अपना दुश्मन, अगर तुम मुझे अपना दुश्मन मानते हो, मुझे मारना भी चाहते हो तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी के लिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ टावर चढ़ो ताकि तुम अपने दोस्तों की जान भी बचा सको और तुम्हारे आइडियल्स पे कोई फर्क भी ना पड़े। और अब वैगनर चीज को सुनने के बाद डिसाइड करता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे एक ऑफर मंजूर है। और यहाँ पर वैगनर रेचल के साथ टावर चढ़ने के लिए रेडी हो जाता है, यानी कि वो नेक्स्ट फ्लोर डेथ पर जाने वाले हैं साथ में। लेकिन वैगनर यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज कहता है, वो कहता है कि तुम मीसेंग को वापस जाने दोगी और वो भी तब जब कैसानो होरियांग को ठीक करेगा। जिस कंडीशन को रेचल मान जाती है कि बिल्कुल ऐसा ही करेगी और कैसानो को भेज देगी मीसेंग के साथ ताकि वो होरियांग को ठीक कर सके। लेकिन यहाँ पे वैगनर की बात खत्म नहीं हुई थी। वो कहता है तुम बस एक बात मत भूलना, चाहे हम टावर साथ ही क्यों ना चढ़ रहे हैं, हम हमेशा एनिमी रहेंगे और एक दिन मैं अपने दोस्तों का बदला तुमसे जरूर लूंगा जो तुमने क्राइम किया आर्क रैप्टर की जान लेकर। और रेचल इसका कुछ जवाब नहीं देती, बस हल्का से स्माइल कर देती है, ये कहते हुए मैं अपने दिमाग में ये बात जरूर रखूंगी। वही अब सीट शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कून को जो कि काफी ज्यादा थका हुआ था प्रैक्टिस की वजह से, जहाँ पे इवान के सामने था। और कून जमीन पे पड़े पड़े इवान को कहता है कि आपने 10 मिनट भी रेस्ट करने का मौका नहीं मिला, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। और यहाँ पर हम कून के चेहरे को भी देखते हैं जो पूरी तरीके से पसीने से लथपथ था, जो कह रहा था काफी ब्रूटल ट्रेनिंग है, तुम काफी ज्यादा डिमोनिक हो लिटिल ड्राफ्ट। जब इवान जब इस बात को सुनता है तो हंसते हुए कहता है मैंने तुम्हें पहले ही क्लियरली वार्न किया था और तुम ही थे जो मेरे पास आए थे इस चीज को लेकर। और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि जो ड्राफ्ट्स होते हैं काफी हायर और एंशिएंट स्पीसीज है तुम्हारे जैसे लोगों से। जिस पर कून कहता है हाँ हाँ मुझे पता है सब बातें, लेकिन मुझे ये बताओ क्या मेरी स्किल पहले से तो ठीक हुई है या नहीं। जिस पर हम देखते हैं इवान को जो कि काफी स्पेशल लाइट हाउस को देख रहा था जो दिखने में काफी डिफरेंट लग रहा था यूजुअल से, और कहता है हाँ थोड़ी सी तो स्किल तुम्हारी अच्छी हुई है लेकिन अभी भी ये मेरी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती। और अब इवान कून से एक बात कहता है
मुझे आज तक तुम लोग के दिमाग में क्या चले समझ में नहीं आया। आखिर तुम बैम को फॉलो करते हुए इतनी डेंजरस जगह यानी कि फ्लोर डेथ पर क्यों जाना चाहते हो? और मुझे समझ में आता है कि बैम वहाँ पर क्यों जाना चाहता है, क्योंकि उसके पास एक पर्पस है। लेकिन तुम लोग अपनी जिंदगी को क्यों दांव पे लगा रहे हो? जाकून काफी आराम से जमीन पे लेट जाता है और कहता है मुझे बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने को लेके एक चीज के लिए सर्टेन हूँ। जिस मोमेंट पे मैंने बैम को ब्लैक मार्च के साथ देखा था, मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि अगर मैं बैम को फॉलो करते रहूंगा तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। जिस जवाब को सुन के इवान थोड़ा सा शॉक हो गया था और कहता है तो तुम सिर्फ फन के लिए अपनी जान को रिस्क में डाल रहे हो? याकून कहता है शुरुआत तो कुछ ऐसे हुई थी, लेकिन अब चीजें कई ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं और अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है बाम के साथ देने के अलावा। और अगर ऐसे सोचा भी जाए तो लाइफ का अपने आप में भला क्या मीनिंग है? सिर्फ सांस लेना और तुम्हारी बॉडी के अंदर ताजा खून बह रहा है, कैसी हो तुम जिंदगी कह सकते हो? बिना पर्पस के पैदा होना और जीना मौत से बढ़कर नहीं है, और इसीलिए मैं भी कोई पर्पस ढूंढना चाहता हूँ। और इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाम मेरे साथ नहीं होगा तो इस पूरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, जैसे कि वर्ल्ड खत्म हो रहा हो। और इसीलिए मुझे यही समझ में आता है कि बैम को कैसा फील होता होगा जब रेचल उसे छोड़ के चली गई थी। उसे डेली ऐसा फील होता है कि कैसे वर्ल्ड उसके लिए खत्म होते जा रहा है जब रेचल उसके सामने नहीं होती। जब खून के दिमाग में एक दूसरा थॉट आता है, वो सोचता है कि मैं पागल होते जा रहा हूँ, मुझे कभी समझ में नहीं आया था कि मैं उनकी रिलेशनशिप को समझ पाऊंगा। इवान जो इतनी बेफालतू की बातों को तब से सुन रहा था, वो कहता है ऐसे एक इरेगुलर के साथ टावर में चढ़ना सही में काफी ज्यादा एक स्पेशल इवेंट है, खासकर एक ऑर्डिनरी रेगुलर के लिए। और इसलिए मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, लेकिन चीजें उतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर तुम ध्यान से सोचो तो बैम अब काफी ज्यादा मॉन्स्टर स्टेट से अपनी पावर को ग्रो कर रहा है हर साल। क्या तुम लोगों को लगता है तुम कभी भी उसके पावर लेवल को कैच कर पाओगे या नहीं? और वैसे भी एक शार्क छोटी मछलियों के साथ हमेशा अकेले स्विम नहीं कर सकता। जकून सिर्फ इतना कहता है मैं जितना दूर तक जा सकता हूँ उतना दूर तक जाऊंगा। इसके बाद इवान कहता है चलो बहुत होगी बातें, अब ट्रेनिंग वापस से कंटिन्यू करते हैं। और लगता है तुम्हारी सेंसेस भी वापस आ गई हैं। और जब सीन शिफ्ट होकर फोकस करता है बैम के ऊपर, जिसकी अलग ही ट्रेनिंग चल रही थी गॉड ऑफ द गार्जियन के साथ, जहाँ पे हम बहुत ही जायंटिक तरीके के अटैक देख रहे थे। बैम इस अटैक को देख के अपने मन में सोचता है कि इसको देख के ऐसा लगता है जैसे सारा शिनशु एक ही जगह पे सक कर लिया गया हो, जैसा कि ब्लैक होल करता है। और अब गॉड ऑफ द गार्जियन बैम से पूछते हैं क्या तुमने इसे देखा? यही एक बेसिक चीज है जो कि शिनशु ब्लैक होल स्फीयर के अंदर काम आती है, जिसके अंदर एक स्पेस से सारे पॉइंट से हम शिनशु को कलेक्ट कर लेते हैं और उसे कंडेंस फॉर्म में यूज किया जाता है एक सिंगल पॉइंट पर। इसको स्पेस के अंदर एक एक्सप्लोजन की तरह भी तुम समझ सकते हो। और ये काफी ऑब्वियस बात है कि इस तरह की शिनशु कंट्रोल को कोई भी नहीं कर सकता, खासकर कोई ऑर्डिनरी रेगुलर्स तो बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद भी इस चीज को तभी कर सकता हूँ जब मैं स्ट्रेन पर हूँ, ये सिर्फ इरेगुलर लोग या फिर 10 फैमिली हेड और किंग जहाद कर सकते हैं। और इसीलिए अगर तुम इस स्किल के ऊपर मास्टर कर लेते हो तो तुम्हें अपना कंट्रोल इसके ऊपर बढ़ाना होगा एक दूसरे लेवल तक, जो कि दूसरे रेगुलर नहीं कर सकते। और इस तरह के एक स्मॉल हिट ऑफ शिनशु से भी तुम एक पूरे के पूरे जायंटिक वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जब बैम इनसाइड से वो काफी ध्यान से सुन के एब्जॉर्ब कर रहा था, अब कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि कैसे सीखा जा सकता है, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी चीज सीखी ये उससे फंडामेंटली अलग है। गॉड ऑफ गार्जियन कहते हैं कि ऐसी बात है। बैम आगे एक्सप्लेन करता है कि जो न्यू इनहेंसमेंट स्किल आपने सिखाई थी वो मुझे कुछ एक्सटेंट तक आ गई है, लेकिन सिंगल पॉइंट पे सारे शिनशु को गैदर करना, ये चीज मुझे फंडामेंटली अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आ रही है। और अब बैम एक काफी अजीब रिक्वेस्ट करता है, जहाँ वो कहता है क्या आप मुझे इस अटैक से एक बार मेरे ऊपर यूज कर सकते हो? जिस बात को सुन के गॉड ऑफ गार्जियन कहते हैं मैं तुम्हें पहले भी कई बार समझा चुका हूँ कि मैं तुम्हें इस अटैक से हिट नहीं कर सकता, क्योंकि काफी ज्यादा डेंजरस होगा। क्या तुम मरना चाहते हो? जब बैम ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं किसी तरीके से इसे सह लूंगा, लेकिन यही सबसे फास्टेस्ट तरीका है मुझे सीखने का। गॉड ऑफ गार्जियन सेम बात से एग्री नहीं करते। उनका कहना था कि अटैक अगर तुम्हें जान से नहीं भी मारता फिर भी इसकी छाप तुम्हारे बॉडी और माइंड दोनों पे रहेगी, और वैसे भी ऐसे स्ट्रॉन्ग होने क्या फायदा जब तुम्हारी बॉडी किसी काम की ना रहे। लेकिन बैम इस चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है प्लीज डू इट, और वैसे भी मेरे आसपास मेरी जिंदगी से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेरे लिए ज्यादा मैटर करती हैं। गॉड ऑफ गार्जियन इस दृढ़ निश्चय को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और सोचते हैं लड़की में सही कुछ बात है। इसी के साथ हम मिसिंग को वापस देखते हैं, जहाँ वैगनैन वापस रूम में आ गया था रेचल से बात करके। और मिसिंग जब वैगनैन को आते देखती है उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या, वो तुम्हें वहाँ क्यों लेके गई थी और तुम उससे क्या बात करना चाहते थे। लेकिन वैगनैन सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं उनके साथ टावर चढ़ने के लिए रेडी हो चुका हूँ। और मिसिंग को चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, और तुम भला इन जैसे गंदे लोगों के साथ टावर पे क्यों चढ़ना चाहते हो? तुम भूल तो नहीं गए इन लोगों ने प्रिंस को और आर्करैप्टर को मारा है, हमें तो इनसे बदला लेना चाहिए, इनसे फाइट करनी चाहिए ताकि हम होरियांग को बचा सकें। जब वैंगनम कहता है मैं होरियांग को बचाना ही चाहता हूँ, इन लोगों ने कहा है कि अगर मैं इनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाऊं तो वो होरियांग को बचा लेंगे।
और तुम्हें भी यहाँ से सेफली जाने देंगे। वो शायद मुझे हॉस्टेज बना ले क्योंकि मैं टफ हूँ और मुझे मारने में काफी मुश्किल होती है, लेकिन इन सबसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीसेंग, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अगले स्टेशन पर पहुंचते ही साथ ही तुम कैसानो के साथ वहां उतर जाओगी और तुम्हारा काम यही है कि तुम जाके होरियांग को बचाओ। तुम सब कुछ भूल जाओ जो भी अभी तक हुआ है और आगे से तुम्हें अपनी जिंदगी को ऐसे जीना है जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। प्लीज मेरे लिए कर लो मीसेंग। और हमें इसके 3 दिन बाद की चीजें दिखाई जाती हैं, जहाँ हेल ट्रेन अब दूसरे फ्लोर के लिए जाने लगी थी, जहाँ पर काफी सारे लोग जमा हो रखे थे और चिल्ला चिल्ला के हॉकनी को वापस आने के लिए कह रहे थे और उसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो इस स्टेशन को छोड़ के ना जाए। और काफी लंबे अरसे के बाद हम देखते हैं डोटसी को और यूई जहाद को, जहाँ पे इनकी भी ट्रेनिंग चल रही थी। वही एक तरफ कून इवान से सीख रहा था और बोरो और साची सारे टेस्ट क्लियर करने में लगे थे और हॉकनी अपनी पेंटिंग बना रहा था। वही फाइनली हम देखते हैं बैम को, जो कि उस अटैक से हिट कर जाता है, जिसके बाद हमें सीधे 2 महीने बाद के इवेंट्स दिखाए जाते हैं, यानी कि 42 फ्लोर पे, जहाँ हेल ट्रेन अब पहुंच चुकी थी और एक बहुत ही बड़ा सा ब्लैक माउंटेन था उसके सामने। और साची के थ्रू हमें और बाकी लोगों को ये पता लगता है कि वो लोग 42nd फ्लोर पर आ चुके हैं और यहाँ आने में उन्हें लगभग 2 महीने लग गए थे। और इसके बाद नेक्स्ट फ्लोर ही फ्लोर ऑफ डेथ है, यानी कि 43 फ्लोर ऑफ स्टेशन। बोले साची को कहता है कि यहाँ तक आना काफी मुश्किल था और ज्यादातर टिकटर अपने आप को इससे पहले ही उतार लेते इस ट्रेन से, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो ट्रेन पर चढ़ना चाहते होंगे। और यहाँ पे इन लोगों का ये प्लान था कि वो सभी को डिस्क्वालीफाई कर देंगे जो भी स्टेशन पे ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि फ्लोर से फ्लोर डेथ पर जाना काफी आसान होता है, इसलिए काफी सारे लोग इस स्टेशन से चढ़ते हैं हेल ट्रेन के अंदर। और इन्हीं सब डिस्कशन के पीछे इनको एक बहुत प्यारी सी आवाज सुनाई देती है, जहाँ जब ये पीछे पलट के देखते हैं ये नोटिस करते हैं वहाँ पे मीसेंग को और कैसानो को, जहाँ पर इन दोनों को साथ देके सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं कि आखिर एक एनिमी के साथ क्या कर रही है। लेकिन मीसेंग उनको रोक देती चिल्लाते हुए और कहती है कि तुम यहाँ से रास्ता बनाओ ताकि हम यहाँ से बाहर जा सके। और हमें ये भी रिवील किया जाता है कि आखिर कैसानो मान गया है होरियांग को ठीक करने के लिए। और बोरो जब ये बात सुनता है वो काफी शॉक हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर कैसानो ऐसा क्यों कर रहा है। जब मीसेंग से इतना कहती है कि अभी मैं कोई डिटेल नहीं दे सकती, आई एम रियली सॉरी, और ये मेरे दोस्तों की जिंदगी की बात है, इसलिए सिर्फ उन पे भरोसा करो और इसे जाने दो। जैसे कुछ मोमेंट के बाद हम देखते कैसानो को, जो कि हेल ट्रेन से नीचे उतर रहा था। और अब मीसेंग इन लोगों से बात करती है, चाहे लोग पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इसने अपना माइंड बदल लिया। जब मीसेंग काफी उदास थी और कहती है एक्सप्लेन करना काफी डिफिकल्ट है, लेकिन अभी के लिए तुम इतना समझ लो कि हम होरियांग की जान को बचाने में कामयाब हो गए हैं। और इसके बाद हमें 2 महीने पहले के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जब वैंगनार और मीसेंग के बीच में वही बात कंटिन्यू हो रही थी जो हमने पिछली बार देखा था, जब मीसेंग साफ मना कर देती वैंगनार को कि वो इसका साथ नहीं देना चाहती, वो इन लोग के साथ जुड़कर कोई भी काम नहीं करना चाहती क्योंकि उन्होंने उसके दोस्तों को मारा है। और मीसेंग का मानना था कि चाहे कुछ हो जाए वो वैंगनार के साथ ही रहेगी। वैंगनार ये काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, जिसमें मीसेंग कहती है कि जा क्या होगा, मैं मारी जाऊंगी तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी जब मैं स्टाफ में सबसे पहली बार आई थी मैंने उसी समय फैक्ट एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं किसी वक्त मारी जा सकती हूँ, और प्रिंस और आर्कैप्टर के जाने के बाद भी मुझे ऐसा ही फील होता है। उन्हें भी ये बात पता थी जब वो टावर के अंदर एंटर किए थे, इसलिए मुझे प्रोटेक्ट करना बंद करो जैसे कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ। और मीसेंग सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कहती है मुझे नहीं पता कि तुम उन लोगों के साथ क्यों जाने के लिए एग्री कर गए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ टावर चढ़ती रहूंगी। मुझे मरने से अब बिल्कुल डर नहीं लगता, बल्कि अच्छा ही रहेगा अगर मैं मर जाऊं, क्योंकि वो वापस से वही सिचुएशन फेस नहीं करना चाहती जहाँ पे आर्कैप्टर और प्रिंस जैसे दोस्तों को मरते हुए देखकर भाग जाऊं। जब वैंगनार काफी सीरियस होके मीसेंग से पूछता है क्या तुम सच में जो कह रही हो वो मानती हो, जिससे मीसेंग कहती है हाँ। वैंगनार समझ जाता है कि मीसेंग काफी सही बात कह रही है, और वहाँ पे वो ये भी एक्सेप्ट करता है कि अगर चाहे कुछ डेंजर्स आ जाए आने वाले फ्लोर के ऊपर तो वो इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। जिसमें मीसेंग कहती है कि ये बात ठीक है और वो अपना ध्यान खुद रख लेगी, और वैसे भी वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करती अब। जो सुनकर वैंगनार कहता है तो मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ मीसेंग। और यहाँ पे वैंगनार ये रिक्वेस्ट करता है कि वो कैसानो के साथ जाएगी इस ट्रेन को छोड़ने के लिए और उसे वही बात कहेगी जो वैंगनार उसे कह रहा है, और अगर वो अपने पुराने साथियों से मिलती है तो उन्हें इन सभी इवेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। और यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं मीसेंग को, जो कि साची को बोलती है कि मुझे वैंगनार ने कहा था तुम्हें कहने के लिए कि तुम एमिली पे येलो प्रिंस के बारे में सर्च करो और तुम्हें ये बात व्यूअर को बतानी होगी। इतना कहने के साथ ही मीसेंग वहाँ से जाने लगती है। येलो प्रिंस ये नाम सुनते ही साची कुछ और पूछ पाता है, इससे पहले मीसेंग वहाँ से चली जाती है। क्या बोरो कहता है कि जरूर उनके साथ कुछ हुआ है। साची भी चीज से एग्री करता है और कहता है तुम्हें ईवा के सामने इन सब के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। जब मीसेंग को जाते हुए उन्हें सोच रहे थे कि ऐसा लगता है जैसे कुछ ही समय में मीसेंग अडल्ट बन गई है, वो काफी मैच्योर हो चुकी है और उसने काफी कुछ देख लिया है। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कैसानो को,
जो कि एल्ड्रिन से नीचे उतर रहा था और काफी सारे लोग वेट कर रहे थे ताकि वो इस बंदे की टिकट छीन ले। लेकिन कैसानो भी उनसे फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी था। जहाँ उसे हाकिन की बात याद आ रही थी कि कैसे कोई भी वेपन जिसके अंदर कोई इमोशन है वो किसी काम की चीज नहीं है, क्योंकि वेपन को सिर्फ शार्प होना चाहिए, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं होना चाहिए। और अगर कैसानो को एक ट्रू वेपन बनना है तो उसे अपने इमोशंस को खत्म करना होगा। जब प्रेजेंट में एक बहुत ही बड़ा अटैक को शुरू कर देता है ये सोचते हुए तो मुझे बस वही करना चाहिए जो मुझे कहा गया है, चाहे वो कितना भी हार्ड क्यों ना हो, वो रिक्वेस्ट मुझे पूरी करनी ही चाहिए। और हम देखते हैं एक बहुत खतरनाक इंटेंस बैटल जो कैसानो और इन रेगुलर के बीच में थी। इसी सेम मोमेंट पे हम देखते हैं कैसानो के फ्लैशबैक में कुछ मोमेंट्स जहाँ पे मी सेंग आते वक्त उससे पूछती है कि तुम्हारे कोई भी इंटेंशन नहीं हो रहा है हमको बचाने के, और कैसानो बस प्रिटेंड कर रहा है क्योंकि रेचल ने उससे रिक्वेस्ट की है, या फिर शायद वो प्लान कर रहा है इन्हें धोखा देने का जैसे वो ट्रेन से उतरेंगे। और अब मिस सेंग यहाँ पे एक बहुत ही खास बात कहती है जो कि उसे वैगनार ने कहने के लिए कहा था। वो कहते हैं अगर तुम ऐसी फक के साथ काम करते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी अचीवमेंट नहीं मिलेगी जो तुम करना चाहते हो, लेकिन तुम होरियांग को अगर बचा लो और उसके बाद रिटर्न करो तो वो तुम्हारी विश को ग्रांट कर देगा। हम देखते हैं हाकिन का एक काफी सीरियस और शॉकिंग रिएक्शन जहाँ रेचल से पूछती कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है और उसने ऐसी रिक्वेस्ट क्यों की। और रेचल को वैगनार को अपनी टीम में बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहिए था, वो एक यूजलेस लूजर है। जहाँ पे रेचल इस बात को सुनते हुए कहती है यूजलेस कहना थोड़ा ज्यादा हार्श वर्ड है उसके लिए, और वैसे भी तुमने जो नाटक किया उनके सामने उसके बाद तो वो यूजलेस तो बिल्कुल नहीं है, और तुम ही तो चाहते थे कि तुम उसे अपनी टीम में लेकर आओ हाकिन। जहाँ पे हाकिन गुस्सा हो जाता है और कहता है वो उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए था, तुमने इसे सीरियस ले लिया। जहाँ रेचल अब काफी सीधे बातों में कहती है कि मैं काफी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि अगर मैं हॉस्टेज का ध्यान रखूंगी तो फ्लोर डेथ पे सर्वाइव कर सकूं, और इसीलिए जो सामने से कोऑपरेट करने के लिए मैं ऑफर दे रहे हैं तो भला मैं कैसे मना कर सकती हूँ। और हम देखते हैं वैंगनान को जो कि अपना लुक चेंज करके वहाँ पे आ चुका था, और आते ही साथ हाकिन कहता है कि कंप्लेन करना बंद करो, और वैसे भी जब मैंने तुम्हारी टीम की हालत देखी तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा और दया खाकर मैंने तुम्हारे साथ काम करने के लिए एग्री कर दिया। हाकिन जब इस बात को सुनता है तब तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वैंगनान काफी सीरियस होकर कहता है कि इस बार मैं तुम्हें पीठ में स्टैब नहीं करूंगा और बल्कि तुम्हारी मदद भी करूंगा थ्रोन के हिस्से को ढूंढने में, फ्लोरो डेथ में। मैं उस प्राइस को बिल्कुल पे करूंगा तुम्हें वापस जो तुमने ओलियांग की जान बचाई की है, इसीलिए मेरे ऊपर अब कोई भी सस्पिशन करना तुम्हारा टाइम बर्बाद करने जैसा है। हाकिन ने जब इसका ऐसा रूप देखा तो उसे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आखिर सोच क्या रहा था और इसने अपना मूड इतनी जल्दी चेंज कैसे कर लिया। और कहीं ना कहीं हाकिन भी बात जानता था कि फ्लोरो डेथ सही में डेंजरस है और इसलिए ऐसी बेफालतू चीजें नहीं कर सकते, और वेस्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकता अपना टाइम इन सब डिस्कशंस के अंदर। और इसलिए वो कहता है कि हमें फ्यूचर के बारे में क्या करना है अभी बात कर लेनी चाहिए। जहाँ पे वैगनान भी चीज से एग्री करता है, लेकिन उसके मन में ये चल रहा था कि उसने अभी के लिए तो इनके साथ कोऑपरेट करने के लिए एग्री कर दिया है, लेकिन फ्लोर डेथ पे मौका मिलते वो रेचल को खत्म कर देगा। इसी साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते किसी हाथ में बहुत सारा खून, और ये कोई और नहीं बल्कि अपना बैम था जो कि हिट किया था उस खतरनाक अटैक से जो सिखाने की कोशिश कर रहे थे गॉड ऑफ द गार्जियन। और पे हम देखते हैं कि आखिरकार बैम ने वो टेक्निक सीख ली है। जैसे अटैक से हिट करने के बाद उसे टेक्निक करना आसान में आ गया था। वैंगनान के इसी बहुत बड़े डिसीजन के साथ ही आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि वैंगनान रेडी हो चुका है रेचल के साथ टावर में चढ़ने के लिए, और मी सेंग का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा अच्छा था। वहीं दूसरी तरफ बैम, कून, एंडोर से काफी कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि वो खतरों का सामना कर सके फ्लोर डेथ पे। वहीं दूसरी तरफ हाकिन अपने माइंड में कुछ अलग ही प्लान कर रहा है। तो आने वाले वीडियोस में आप देख पाओगे कि फ्लोर डेथ पे आखिर क्या होने वाला है और बैम, कूना, एंडोर से उनकी टीम कैसे सर्वाइव करेगी उन खतरों के सामने, और आखिर हॉकनी किसका साथ देगा, बैम का या फिर यूरा का। तो इन सभी चीजों के आंसर आपको मिलेंगे हमारी फ्यूचर वीडियोस में, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को ज्यादा शेयर कर सकते हैं और हमें कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए। तब तक के लिए बाय गाइस।